हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना एक बिग थैंक यू। थैंक यू क्यों? क्योंकि आपने अपने अमित भाई को चूज किया, आपने फास्ट एजुकेशन को चूज किया, आपके सीए इंटरमीडिएट के इतने इंटरेस्टिंग जर्नी का एक प्यारा सा पार्ट बनने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात पता है, कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ना हम हमेशा अज्यूम करके चलते हैं कि कुछ चीजें तो हमें हमेशा पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला, यार मेरा डेस्टिनेशन का एंड गोल क्या है, मेरी लास्ट जगह जहां मुझे पहुंचना है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन, यार मेरे साथ इस जर्नी में होने कौन वाला है, मैं अकेला रहूंगा या कोई है अपनी मदद के लिए, अपनी सपोर्ट के लिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मेरी इस इंटायर जर्नी में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या सीखने को मिलेगा, क्या नई चीजें होंगी, क्या उतार क्या चढ़ाव, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। और आपको ये बात पता है कि आपकी जो सीए की जर्नी होती है ना, वो भी कुछ 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 इन्हीं तीन सवालों पे बेस्ड होती है। बताऊं कैसे? चलिए देखते हैं एक बार। स्क्रीन विजिबल है? आई गेस परफेक्टली अब विजिबल है आपको। हम्म तो हमारा सबसे पहला सवाल कि यार हमारा एंड गोल क्या है। जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नी है ना, उसका एंड गोल एक ही है, सीए बनना। नाम क्या है? सी ए वर्ड का यूज करना, राइट? चलिए बहुत अच्छे। तो उससे पहले हमें अपना सीए फाइनल्स क्लियर करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। उससे पहले आर्टिकलशिप, और उससे पहले हमें अपना सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा। तो अमित भाई, एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो हमारा सीए का एंड गोल है ना, उसके लिए अभी करेंटली हमें एक ही टारगेट रखना है, अपना सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम्स क्लियर करना, राइट? चलिए, हमारा दूसरा सवाल अमित भाई, कि इस इंटायर इंटरमीडिएट वाली जर्नी में हमारे साथ कौन होने वाला है। ये बंदा दिख रहा है आपको, जो बेचारा डिग्री पकड़ के खड़ा है, ये बंदा दिख रहा है? यस, दिस इज मी। I am CA Amit Sharma and I have recently qualified my CA finals examinations. I secured All India rank 30 in my CA intermediate examinations. I completed my articleship from Big Fours, one of the Big Fours, KPMG, and industrial training from one of the top most investment banking firm, Goldman Sachs. And currently, I am associated with Fast Education as faculty for cost management, strategic management, and financial management. अमित भाई, तीनों मैनेजमेंट वाले पेपर्स अपने ही पास रख लिए क्या? एग्जैक्टली exactly, पता है क्यों? जब मेरी जर्नी थी ना गोल्डमैन में, तो इन गोल्डमैन आई वाज वर्किंग इन एफपीएनए डोमेन। एफपीएनए डोमेन, अमित भाई ये क्या होता है? देखो, ये इकलौता ऐसा डोमेन है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस की स्टार्टिंग से लेके एंड जर्नी तक, मतलब बजटिंग, रिफोरकास्टिंग, प्लानिंग, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, सब कुछ करके चलते हैं। और जो तीन पेपर्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं ना इस काम के लिए, वो होते हैं हमारे कॉस्ट, एफ एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये तीन पेपर्स कुछ ऐसे हैं जो ना सिर्फ मैंने अपने एग्जाम्स के लिए पढ़े, बल्कि अपनी आर्टिकल पीरियड में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखे। इसीलिए ना ये मेरे फेवरेट पेपर्स हो गए, और इसीलिए ये तीनों पेपर्स आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ फास्ट एजुकेशन के थ्रू। ठीक है अमित भाई, चलिए हमें ये तो पता चला कि हमारे इंटरमीडिएट जर्नी के इन सब्जेक्ट्स के आप हमारे साथ होने वाले हो। अब हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इस एंटायर जर्नी में क्या चीजें होने वाली हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको हमारी बैच की डिटेल्स पता होनी चाहिए ना। आइए फटाफट से बैच की डिटेल्स देखते हैं। ये जो हमारी बैच होने वाली है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ये होगी अराउंड 80 से 85 आवर्स की। टोटल 40 लेक्चर्स होंगे, 2 घंटे ईच के। पर कभी कभी अगर थोड़ा मोड़ा 2 घंटे से ऊपर चला गया तो आप डांटोगे नहीं ना, अमित भाई 2 घंटे से ऊपर क्यों खींच लिया अपने को? ठीक है, बिल्कुल नहीं। चल, आप तो कितने प्यारे यार, क्यों डांटोगे मेरे को? सेकंड चीज, क्या हमारे पास 100% आईसीआई कवरेज है? चलो मैं एक चीज बता देता हूँ। मैं जब अपना स्टूडेंट था ना, तो मेरे को हमेशा यही डर लगा रहता था कि यार जिस मटेरियल से मैं पढ़ रहा हूँ उसमें 100% आईसीआई की कवरेज है या नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब मटेरियल मैंने बनाया है तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया होगा कि आईसीआई का इंटायर मटेरियल, स्टडी मैट, प्रीवियस ईयर, आरटीपी, एमटीपी, सब कुछ कवर किया गया है। इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बैच में मिलने वाला है एक सरप्राइज गिफ्ट। गिफ्ट का नाम सुनते ही कान खड़े हो गए ना? तो क्या होने वाला है, आपको मिलेंगे 5 यूनिट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट। अमित भाई फुल टेस्ट तो ठीक है, समझ में आया, ये यूनिट टेस्ट क्या होता है? हमने क्या किया, पूरी चैप्टर्स जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको 5 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। लेट्स से फर्स्ट में 2 चैप्टर्स
फिर अगले 2 चैप्टर्स, फिर 2 चैप्टर्स। इस तरीके से हमने पूरे सिलेबस को चैप्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब जैसे मान लो आपने पहले 2 चैप्टर खत्म किए, उसके बाद आराम से आप उसका टेस्ट दे सकते हो, फिर 2 चैप्टर फिर टेस्ट, फिर 2 चैप्टर फिर टेस्ट, फिर 2 चैप्टर फिर टेस्ट। इस तरह से आप 5 टेस्ट दोगे और जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आराम से घर पे बैठ के 3 फुल टेस्ट दे सकते हो, जिसको हम चेक करके देने वाले हैं। दैट मीन्स आप हमारे साथ सब्जेक्ट सीखने वाले हो, सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो, क्वेश्चंस का टेस्ट देने वाले हो, गलतियां करने वाले हो और गलतियों से भी सीखने वाले हो। तो इतनी सारी चीजें एक प्यारे से पैकेज के अंदर हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। और इतना अगर अपन कर लेते हैं तो मजा लेकर कोई अपने मार्क्स काट सकता है? बिल्कुल नहीं। एक और बहुत प्यारी सी चीज, जो मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं उसकी डिटेल्स। मटेरियल्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलने वाला है हैंड रिटन नोट्स। अमित भाई पता है हैंड रिटन नोट्स का मतलब आप नोट्स क्या करोगे ना, हैंड रिटन वाली राइटिंग में प्रिंट करके दे दोगे? अरे बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। क्या होने वाला है ना, अगर आप अज्यूम करो आपका जो फैकल्टी है अगर वो खुद स्टूडेंट वाले पाले में आ जाए और वो नोट्स बनाने बैठे, तो किस तरह के नोट्स बनेंगे? एग्जैक्टली सेम नोट्स मैंने अपने हाथों से बना के, हर एक चीज अपने हाथों से सेल्फ लिख के आपके लिए प्रोवाइड कराई है, जो आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिल जाएंगे। और पता है इन हैंड रिटन नोट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है? 0 to 50। अमित भाई ये क्या लिख दिया आपने? आप कोई भी पास्ट ईयर अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एटलीस्ट 50 मार्क्स तो है ना। 50 मार्क्स हमारे पास क्या होते हैं? एंटायर कंसेप्ट से आते हैं। तो 0 से 50%, क्योंकि हमारा एफएम 50 मार्क्स का है ना, तो चलो मैं एक चीज बताता हूं। यहाँ पे हमारे पास 0 से 50, तो यहाँ पे 0 से 25 मार्क्स। अब मार्क्स की बात करते हैं क्योंकि एफएम हमारा 50 मार्क्स का होने वाला है। तो अगर हमने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से प्रैक्टिस किए ना, तो 25 नंबर तो हमारे डन यहीं पे कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम में एटलीस्ट 50% डायरेक्ट कंसेप्ट से ही आता है। तो अगर हमने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से तैयार किए तो 0 से 25 मार्क्स की जर्नी अपनी यहीं पे डन। अब जब हम जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे वो 0 से नहीं होगी, वो 25 मार्क्स से होगी। अब नेक्स्ट 25 से लेके हमारे पास नेक्स्ट 40 मार्क्स जो है वो कवर होंगे रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक के थ्रू। एक सेकेंड गाइस, कुछ कट तो नहीं हुआ अपना? नहीं, परफेक्टली विजिबल है। 25 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स तक हमारे कवर होंगे रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक के थ्रू। अमित भाई रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक, एक बार आपने कंसेप्ट नोट्स किए ना अच्छे से, नाउ वी आर रेडी टू गो एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो आईसीएआई ने आज तक हमें दिए हैं। और पता है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 1-2 क्वेश्चन टफ होंगे, वो अपन साथ में आराम से मिलकर सॉल्व करेंगे। एंड नाउ यू कैन इजीली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, और आप आराम से 25 से 40 मार्क्स के बीच में लैंड कर सकते हो अगर हमने अच्छे से नोट्स और क्वेश्चन बैंक किया। अमित भाई 10 नंबर किधर गए? आपको पता नहीं क्या, थ्योरी भी आती है एग्जाम्स में, प्लस एमसीक्यू भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं 30 मार्क्स के। तो अमित भाई अगर 30 मार्क्स के मतलब 30%, लेट्स से 15 मार्क्स के एमसीक्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो आपने 10 नंबर क्यों लिखा? क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू अगेन हमारे पास हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन बैंक के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इजी से होते हैं, टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो 10 नंबर की मार्किंग होगी वो थ्योरी और एमसीक्यू बुक के थ्रू कवर हो सकती है। तो हमारे पास 3 बुक्स और 3 तरह की मार्क्स कैटेगरी। हैंड रिटन नोट्स करते ही 0 से 25 मार्क्स की टेंशन अपनी डन, पासिंग किया, पासिंग से अपन ऊपर पहुंच गए। उसके बाद अगर क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लिया तो 25 से लेके 40 मार्क्स के बीच की मार्किंग अपनी डन। और अगर थ्योरी बुक भी कर ली अच्छे से और एमसीक्यू बुक भी कर ली, थ्योरी और एमसीक्यू एक ही बुक मिलने वाली है आपको पूरे कोर्स के एंड में, वो भी कर लिए अगर बहुत प्यारे तरीके से डन, आप यकीन मान लो आपको 40 से 50 मार्क्स, सिर्फ एफएम की बात कर रहा हूं, एसएम के लिए हम अलग डिस्कस करेंगे, इजीली सिक्योर कर सकते हो। और पास्ट अगर उठा के देखोगे लोगों के मार्क्स आए हैं और मेरे स्टूडेंट आप बनने वाले हो। एग्जैक्टली आप देख रहे हो अपने आप को, जाके शीशे में देखो, आप ही होने वाले हो जो मेरे को इतने अच्छे मार्क्स डिलीवर करके देने वाले। ओके गाइस, तो वादा करो अपने आप से, हमारी क्लास का सिर्फ एक मोटो है। एक मोटो क्या कि एग्जाम इतनी खुशी से देने हैं ना कि मार्क्स तो झक मार के पीछे आएंगे। पता है हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि जब मैं पेपर देने जाऊँ ना, मेरे को ये लगे यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तबीयत खराब होना या पेपर छूट जाना, ये वाली चीजें अलग है, पर एटलीस्ट ये कभी नहीं होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन देकर मेरे को बोलूँ यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है। अपन स्पीड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिली मिस्टेक्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसेप्ट भूल जाने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं। कंसेप्ट आपको पूरी की पूरी अच्छे से आनी चाहिए, और जैसे ही वो आ गई ना
आप यकीन मानो अपन पूरी खुशी से पेपर दे के आएंगे और उसके साथ 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 मार्क्स तो झक मार के पीछे आएंगे। ठीक है गाइस, तो मेन हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट होंगे, साथ साथ क्वेश्चन बैंक और एट द एंड ऑफ आवर कोर्स थ्योरी एंड एमसीक्यू बुक, ताकि हमारे एकदम नाचते झूमते गाते हुए अच्छे मार्क्स आए। ओके गाइस, चलिए अमित भाई एक चीज और बता दो, आपने सब कुछ बता दिया कि हमारे पास सारी डिटेल्स तो हो गई, पर हम आपके सामने तो बैठे नहीं है ना, हम तो घर पे बैठे हैं, डाउट्स कैसे पूछेंगे? तो टेंशन क्यों लेते हो, हमने इसका भी जुगाड़ किया आपके लिए। ये देखो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है फास्ट कॉस्ट FM बाय AB, और हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट कॉस्ट FM बाय AB, दोनों फटाफट से जाके आप अभी सब्सक्राइब करने वाले हैं और मेरे को फटाक से टेलीग्राम पे मैसेज डालने वाले हो कि अमित भाई आई एम मिस्टर XYZ, मैंने आपका जस्ट अभी फर्स्ट लेक्चर देखा है और मेरे को इस लेक्चर में ये चीज पसंद आई, ये चीज ना पसंद आई, ये चीज गलत लगी, सही लगी, जैसा भी लगा आप फटाफट से मेरे को पिंग करने वाले हो कि अमित भाई ये मेरी डिटेल्स है और आज से आपका और मेरा बॉन्ड बन चुका है और हम साथ में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने वाले हैं। प्रॉमिस में गाइस आप लोग फटाफट से भी जाके करने वाले हैं मेरे को मैसेज। उसके अलावा मेरा इंस्टा हैंडल भी आपको अवेलेबल है, अगर आप फॉलो करना चाहो चिट चैट्स के लिए चलेगा। ठीक है, एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आप कभी भी चाहो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट्स है कि अमित भाई मेरे को आपसे कॉल पे डिस्कस करना ही करना है, आप जस्ट मेरे को एक व्हाट्सएप डाल दो, उसके बाद हम टाइमिंग डिस्कस करके डायरेक्टली कॉल पे कोई भी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स मतलब सिर्फ FM से रिलेटेड नहीं, FM हो, कॉस्ट हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, आपका ग्रुप 2 हो, आपका ग्रुप 1 हो कि अमित भाई समझ नहीं आ रहा ग्रुप 2 दूं या ग्रुप 1 दूं, बोथ ग्रुप दूं, अमित भाई पढ़ाई नहीं हो पा रही, अमित भाई पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, जैसी भी दिक्कत हो, आपने अगर मेरे को एक बार भाई बोला है ना, दैट मीन्स कि अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स मेरी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि कोई भी मेरे को कभी भी सर बोल के रेफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ यार, मेरी एज तो आपसे भी छोटी है, इसीलिए आप लोग मेरे को भी सर बोल के नहीं रेफर करोगे। आप मेरे को अमित बोल सकते हो, अमित भाई बोल सकते हो, अमित भैया बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, बट सर बोल के नहीं रेफर करोगे। और जैसे ही आप लोगों ने मेरे को अपना भाई बोला है ना, दैट मीन्स आपकी सारी प्रॉब्लम मेरी, और हम साथ में मिलके सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करके इतने अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं जितना ना आपने सोचा होगा, और मैं तो सोच सकता हूँ ना कि आप कितने लेके आने वाले हैं। मेरे को आपकी कैपेबिलिटी पता है, आपकी इनर हिडन कैपेबिलिटीज को बाहर लाना ही मेरा काम है। ओके गाइस, तो चलिए हमारे बैच के बारे में आपको सारी प्यारी 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 डिटेल्स पता चल गई हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, फटाफट से देखने वाले हैं कि ICAI ने हमें सिलेबस क्या दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता है, फाइनेंस एक ऐसी चीज है ना जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस हम पहली बार देखने वाले, हाँ कुछ फॉर्मूलेज नहीं आएंगे जो पहली बार देखने को मिलेंगे, बट कंसेप्ट हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। हमारा काम अभी ये है कि उसे समेट के रखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए फटाफट से अभी सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखते हैं, उसके बाद अपना इंट्रो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक सा पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए गाइस फटाफट से हम देखते हैं हमारे पास क्या 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 सिलेबस दिया है ICAI ने। ये रहा हमारे पास, ये खुला हुआ है क्या? अच्छा, ये देखने से पहले एक बार सब लोग हाथ जोड़ के जय हो ICAI की, जय हो ICAI की, जय हो। अरे अमित भाई की नहीं, जय हो ICAI की। क्यों? क्योंकि ICAI अभी हमने सीखा ना, हमारे लिए भगवान कौन? ICAI। चलिए, तो FM जो 50 नंबर का चैप्टर है ना, हमारा सब्जेक्ट है, कितने चैप्टर है 50 नंबर के लिए? 9। अमित भाई 50 नंबर के लिए 9 चैप्टर? 9 नहीं है, ये पहला वाला थ्योरी है, सेकंड वाला हमारे पास थ्योरी ही है। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रैक्टिकल मेन चैप्टर्स बचते हैं वो बचते हैं ये 7 चैप्टर्स। और इन 7 चैप्टर्स में से भी मैं जनरली बोलूँ ना, ऑलमोस्ट सारे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक चैप्टर छोड़ के जाओ, 2 चैप्टर छोड़ के जाओ, क्योंकि किसी में से भी आ सकता है, और एटलीस्ट सब में से ही आता है, सब में से एटलीस्ट। चलो 35 नंबर का अपना ऑब्जेक्टिव है ना, अपन ने पढ़ा ना, सॉरी सब्जेक्टिव। तो चलो ये देखो, 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6, 35 मार्क्स तो यही बन गए अगर सब में से 5 नंबर का भी पूछ लिया तो दैट मीन्स हर एक चैप्टर की ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस है, और कोई भी चैप्टर हम छोड़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि सब चैप्टर अपने आप में कुछ ना कुछ बयां करते हैं। पता है क्या? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला, ये जो थ्योरी चैप्टर है ना,
ये तो आप लोगों को बताएगा कि फाइनेंस किसको कहते हैं। आज अपन सीखेंगे अच्छा जो पैसे हैं वो है क्या एक्चुअली में। तो ये है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पहला। दूसरा, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग बोले तो फाइनेंसिंग, फाइनेंस देखो, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। गांधी जी है ना, गांधी जी दिखाऊं क्या? आ, 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 अरे बहुत है, बहुत। नकली वाले दिखाऊं क्या? ये देखो सबसे बड़ा नोट जो मेरी जेब से निकला है, देख रहे हो कितना बड़ा है। इतना ही है, बस इतने ही नोट रखते हैं अपन। ये सबसे बड़ा नोट, ये है अपना फाइनेंस। सिंपल, कोई कुछ भी बोले कैसा भी बोले, फाइनेंस बोले तो अपने दिमाग में सिर्फ ये चीज आनी चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? हाँ, फाइनेंस बोले तो ये डन। अब फाइनेंसिंग किसको कहते हैं? फाइनेंसिंग मतलब ये लेके आना। बोले तो चलो आज इन्हीं को पकड़ते हैं और इसी से अपना सारा कंसेप्ट सीखते। अपन ने रख दिया क्या, ये रहा वापस फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखो फाइनेंस मतलब तो पैसा, और फाइनेंसिंग मतलब ये पैसा रेज करना। मतलब मान लो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किसी से पैसा लेके आ रहा हूं, किसी से पैसा सामने वाले, भैया पैसा दो, पैसा लेके आ रहा हूं, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग। पैसा रेज करना। मैं किस फॉर्म में पता है रेज कर सकता हूं? सबसे पहले या तो ओनर्स का पैसा लेके आऊं, ओनर मालिक, किसी को मैं बोल दूं कि भैया पैसे दो और मेरे मालिक बन जाओ, जिसको मैं बोलूंगा इक्विटी। आपने सुना होगा ना इससे पहले कभी ये नाम? नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज सुनो ना। उसका नाम है इक्विटी। पैसे दो, मालिक बन जाओ। दूसरा, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस जनरली अब यूज में नहीं आता, जनरली अब ये कंसेप्ट भी खत्म है, पर फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा 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 मालिक जैसा होता है, थोड़ा 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 थोड़ा। लास्ट, डिबेंचर। डिबेंचर मतलब पैसे दो अपने कर्जदार बन जाओ। मतलब इसमें जब मैं किसी से पैसा उठाऊंगा ना, मान लो ये 100 रुपए मैंने सामने वाले से लिए, ये 100 रुपए जब मैंने किसी से लिए और मैंने उसको अपना मालिक बना दिया, तो बोलते हैं मैंने इक्विटी के थ्रू पैसा रेज किया। अगर ये 100 रुपए मैंने किसी से लिए और मैंने उसको बोला कि भैया मैं तेरे को इस पे इंटरेस्ट देता रहूंगा, ये पैसे मालिक के नहीं, आप मेरे कौन हो गए, आपने मेरे को कर्ज दे दिया, जब मैं कर्ज के तौर पे लेके आया तब उसको बोलूंगा डिबेंचर। डिबेंचर, अरे अच्छे से लिख देता हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। ये देखो कितनी अच्छी बनेगी अब। डिबेंचर या फिर लोन, ठीक है, उसको बोलते हैं डिबेंचर या लोन। देखो पैसा एक ही है, रेज मैंने एक ही तरह से किया, लेकिन अलग 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 उसके नाम कैसे हो गए, मैंने सामने वाले को कौन सी इज्जत दी है। अगर मैंने उसको मालिक बना दिया तो ये पैसा कहलाएगा इक्विटी। अगर मैंने उसको क्या बना दिया, क्रेडिटर बना दिया, उसको कर्जा देने वाला बना दिया, तो ये बन जाएगा मेरा डिबेंचर। और जो थोड़ा 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 मालिक वाला भी हक दिया, थोड़ा 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 क्रेडिटर वाला भी हक दिया, पढ़ा था ना अपन ने, एक बीच में हमेशा एक बीच टाइप का आदमी होता है, उसको बोलेंगे अपन प्रेफरेंस। समझ में आया? चलो, उसके बाद पता है जब मैं किसी से पैसा लेके आता हूं ना, इसके बाद डायरेक्ट यहां पे देखो, जब मैं किसी से पैसा लेके आता हूं ना, पैसा लेके आता हूं, तो मेरे को उसको कुछ देना पड़ता है। क्या अमित भाई? मान लो मैंने किसी से कर्जा लिया, तो मैं उसको कुछ देता हूं ना कि यार मैं हर महीने तेरे को हर साल या हर महीने इंटरेस्ट दूंगा, देता हूं ना अपनी जेब से। उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल अपन ने समझा फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट किसको कहते हैं? कॉस्ट होता है कि अगर मैं कोई चीज ले रहा हूं, अगर मान लो मैं कोई चीज, कॉस्ट किसको बोलते हैं अपन ने कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैंने लेक्चर में डाला है। कॉस्ट मतलब मैं कुछ भी खर्चा कर रहा हूं कोई चीज लेने के लिए, उसको कॉस्ट बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं कैपिटल लेने के लिए, किसी से कैपिटल लेने के लिए जो खर्चा कर रहा हूं, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो अगर ये 10 रुपए का फोन मैं लिया, तो कॉस्ट ऑफ दिस 10 रुपए का फोन इज 10 रुपए। अगर मैं किसी से कैपिटल लेके आया और उसके बदले में जो उसको दूंगा, वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? ये डिटेल में अपन पढ़ेंगे हर एक चैप्टर में, ठीक है।
फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर में बोलेगा ना कि भाई इक्विटी से पैसा उठाऊं, प्रेफरेंस वाले से पैसा उठाऊं, या डिबेंचर वाले से पैसा मांग के लेके आऊं, ये इस चैप्टर में बोलेगा। अगला लिवरेज, लिवरेज का भी एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। उसके बाद है हमारे पास रेशियो एनालिसिस, जिसमें अपन बहुत सारी तरह से ना रेशियो निकालना सीखेंगे। मतलब रेशियो एक का एक, 1:2, किसी भी चीज का रेशियो निकालने बोलेगा तो ये इस चैप्टर में आता है। लिवरेजेस, लिवरेजेस पता है क्या है? लिवरेजेस, लिवर पता है, कभी कभी पढ़ा है क्या फिजिक्स? लिवर, अमित भाई फिजिक्स पढ़ा होता तो कॉमर्स थोड़ी ली होती, 10th के बाद फिजिक्स ही लेके चले गए होता ना, क्या मजाक कर रहे हो। देखो लिवर का सीधा सीधा मतलब होता है ना, अपन की ड्राइंग थोड़ी अच्छी है क्या? हाँ, ये बन गया अपना कुआं, कुआं पानी। ये देखा है क्या? नहीं, बैठ जाओ, सॉरी। ये देखो, ये बाल्टी है, ये लीवर है। ये अच्छा डायग्राम बन गया यार, अच्छा सही बन गया तो। ये लिवर है। लिवर क्या काम करता है? किसी चीज को सपोर्ट करता है, किसी चीज को रेज करने के काम आता है, किसी चीज को बढ़ाने के काम में आता है। ये तो पुल्ली बन गया ना, लिवर अपना कुछ ऐसा बनता है। ये तो पुल्ली बन गया। लिवर तो ये होता है क्या यार, इसीलिए फिजिक्स नहीं मिली मेरे को, बहुत सही। ये लिवर मतलब एक जगह अगर मैं वेट बढ़ाता हूं ना तो दूसरी जगह अपने आप उठ जाती है, इसको बोलते हैं लिवरेज। तो लिवरेज चैप्टर में ये है हमारे पास कि अगर मैं सेल्स बढ़ा रहा हूं, अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट अपनी बढ़ा रहा हूं, तो उसका क्या क्या इफेक्ट आता है ना, वो देखने के लिए लिवरेज वाला चैप्टर है। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन मतलब बस एक इंट्रो दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब पता है अभी हम इंट्रो पढ़ने वाले हैं फाइनेंस का, उसमें बेसिक हमारे पास कुछ 3 चीजें आने वाली हैं, उसमें ही अपन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल भी वही पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास एंटायर हमारा सिलेबस है, कुछ इस तरह से काम करने वाला। समझ में आया? इसमें से 50 चैप्टर, और मैं बताऊं इसमें से सबसे आसान चैप्टर कौन सा है? सबसे आसान ये और ये आसान चैप्टर। अमित भाई सारी टिक मार के आसान बोल रहे हो। अरे लिटरली आसान है यार, लिटरली आसान है। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद आसान नहीं लगे, उसके बाद आसान नहीं लगे तो व्हाट्सएप नंबर में है ना मेरा, टेलीग्राम चैनल है ना, आप मैसेज करना मेरे को कि अमित भाई झूठ बोलते हो क्या, नहीं लेंगे आपसे क्लास, उग जाओ यहाँ से। ठीक है, तो अपने को तब पता चलेगा कि कैसे ये सारे हमारे पास आसान है। और अब ये पूरा डिटेल कवर करने के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं हमारा फाइनेंस का सबसे प्यारा और बेसिक इंट्रो। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये आपकी स्क्रीन पे पैसे दिख रहे हैं क्या? हाँ, वो थोड़ी घर की साफ सफाई कर रहा था तो धूप में रखे थे सुखाने के लिए, तो सोचा फोटो खींच लूं उनकी, ये रहे। नहीं, ये वैसा नहीं है, अपने गूगल से टेपा है फोटोज, और अब हम इसको सीखेंगे व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का ये क्या सब्जेक्ट है और इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, अब अपन एक साथ सीखेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, किस उड़ती चिड़िया का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो, पता है अंग्रेजों ने ना, मैं एक डायलॉग आज बोलने वाला हूं और पूरे लेक्चर में ये बोल बोल के आपका सर खाऊंगा। क्या? कि अंग्रेजों ने जब अंग्रेजी बनाई ना, इतनी बढ़िया बनाई कि उन्होंने हर एक शब्द में, ऑलमोस्ट हर एक शब्द में उसका मतलब छुपा दिया। बताऊं क्या? जैसे CAT, कैट, कैट माने बिल्ली, बिल्ली कौन? जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है। चलो मैं एक चीज बताता हूं, अब हर एक शब्द में जब उनका मतलब छुपाया, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है इन लेमन लैंग्वेज, लेमन मतलब नॉर्मल बंदों की लैंग्वेज में अगर बात करूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैं ये नहीं बोल सकता दो शब्द मिले हुए, एक फाइनेंशियल और एक मैनेजमेंट। हाँ, एक फाइनेंस मिला हुआ है और एक मैनेजमेंट मिला हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तोड़ तोड़ के, अपना पैसा किधर गया,
वापस रख लिया क्या हमने? अरे ये तो रख लिया, रुको, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? अरे अरे रे 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 रे, ये तो गायब हो गया। ओ तेरी, ये तो गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, लगता है गांधी जी अपन से नाराज हो गए, दूसरे वाले गांधी जी लेके आने पड़ेंगे। चल कोई बात नहीं। हाँ, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपन ने, ये देखो ये सारे अपने पास 100 के ही पड़े, तेज ही बस। हाँ, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैं बोलूंगा फाइनेंस, फाइनेंस को अभी सिखाया था ना, फाइनेंस मतलब पैसा, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना मतलब अगर मैं अपने फाइनेंस, अपने पैसों का मैनेजमेंट कर रहा हूं। मैनेजमेंट बोले तो मैनेजमेंट तो बचपन से सुनते हैं, मम्मी डांटती है, क्या यार तेरी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, क्या यार तू मैनेज करके नहीं रखता चीजों को, मतलब चीजों को संभाल के रखना, उनके बारे में सब कुछ पता होना कि मेरी चीज कहाँ है, कितनी है, क्या है, कैसे लगा हुआ है, सब कुछ। तो जब मैं अपनी फाइनेंस को मैनेज करके चलता हूं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको क्या लगता है, आपके पास, मेरे पास, अब जैसे अमित भाई के पास 100 रुपए पड़े, तो क्या कंपनी के पास 100 रुपए होते हैं? क्या 100 करोड़ होते हैं, 100 करोड़। तो उनके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने 100, अब ये तो 100 रुपए है, देखा अभी दूसरे 100 रुपए तो वो मिल नहीं रहे, कहाँ मैनेज किया अपन ने फाइनेंस को, गए ना अपने। कंपनीज के पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो उनको मैनेज करना, मैंने कहाँ से उठाया, कहाँ किसको दिया, कितना दिया, इन सब की मैनेजमेंट को हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब फाइनेंस को मैनेज करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर से, फाइनेंस को मैनेज करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आया? सो इट इज सिंपली द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। फाइनेंसेस का मतलब क्या मैनेज करते हैं हम? मैंने अभी आप लोगों को बोला ना, इनफ्लो ऑफ द फंड्स, मतलब जो मैं अभी पैसे, अभी 100 रुपए में मांग के लेके आया था ना किसी से, इनफ्लो ऑफ द फंड्स एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड्स। देखो चलो अपना कंपनी के पर्सपेक्टिव से सब कुछ समझते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो या फिर मैनेजमेंट किसको कहते हैं। कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, क्या कंपनी ने कहीं से उगाए? क्या पेड़ वेड़ डाला, पैसों का पेड़ डाला और एकदम लहलहा के 100 करोड़ रुपए बन गए? नहीं, कंपनी कहीं से लेके आती है। कहाँ से लेके आती है? अभी अपन ने एग्जांपल देखा था, या तो इक्विटी वालों से लेके आएगी, मालिक से, या फिर डिवेंचर वालों से कर्जा लेके आएगी, या फिर प्रेफरेंस वालों से लेके आएगी। ये हमने सीखा, हाँ सीखा। तो इन लोगों से पैसा तो लेके आ गए, अब कंपनीज बहुत सारी चीजें खरीदती भी है ना, एसेट्स खरीदा, या आप और मैं ही पैसों का क्या करते हैं? पैसे कमाते किस लिए? बंडल बना के रखने के लिए? क्या नहीं, खर्चा करने के लिए, उसको खर्चा करते हैं ना। तो इनफ्लो ऑफ द मनी, पैसा जेब में आना, इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक और हो जाएगा क्या? आउटफ्लो ऑफ मनी, मतलब पैसे का खर्च होना। तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बोलूंगा मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस, और इसमें क्या आएगा? दो चीज, पैसे का इनफ्लो, पैसे का आउटफ्लो। या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा, पैसा कभी रुकता है क्या बीच में? नहीं। बहुत लोग बोलते हैं पैसा हाथ का मैल है, या तो आता है या तो जाता है, कभी भी रुकता नहीं। पैसे की सबसे अच्छी खासियत, चलो मैं एक लाइफ की टिप देता हूँ, पैसे की सबसे अच्छी खासियत है पैसा कभी टिकता नहीं, वो हमेशा आता है मेहनत करने वालों पे, अपनी जी जान लगाने वालों पे, और जाता है आलसी लोगों के हाथ से। इसीलिए पैसा कभी टिकेगा नहीं। फुल लाइफ मेहनत करते रहो, अच्छा अपना फोकस देते रहो, पैसा जरूर आएगा। ठीक है? वाह क्या ज्ञान दिया, ओह वाह वाह वाह। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस। और इसमें क्या आएगी? दो चीजें, इनफ्लो आउटफ्लो। डन, ये समझ में आया? चलो, इसमें ना कंपनीज को इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्या मैं भाई 2 बोल के 3 लिखा दिया? 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने को कंपनीज को लेने पड़ते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, वेयर टू गेट मनी फ्रॉम। अभी अपन ने बोला कि 3 लोग हैं अपने पास पैसे देने के लिए। कौन कौन? एक तो इक्विटी वाला, एक प्रेफरेंस वाला, एक डिवेंचर वाला। ये तीनों लोग अपने को पैसा देंगे ना, हाँ ला 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 भैया मेरे 40 लाख रुपये ला, 40 लाख रुपये वो देंगे ना। तो ये 3 लोग हैं मेरे को पैसा देने वाले। ठीक है? तो अमित भाई जब तीनों पैसा दे रहे तो किसी से भी उठा के ले आओ ना, इतना क्या दिमाग लगाना। अपन ने एक कंसेप्ट देखा था क्या अभी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
जब मैं तीनों से पैसा लाता हूं ना तो तीनों को कुछ देता भी हूं। पैसे लाने के लिए जो मैंने कॉस्ट इनकर करी, पैसे लाने के लिए जो मैंने कॉस्ट इनकर करी उसको कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मान लो मैं इक्विटी ला रहा हूं तो मेरे को 10% का कुछ खर्चा पड़ रहा है, डिवेंचर ला रहा हूं तो 12% का कुछ खर्चा पड़ रहा है, तो मैं क्या लाना चाहूंगा, इक्विटी लाना चाहूंगा ना। ये चीज है, इसको कहते हैं। इसीलिए हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कि इनफ्लो, ये देखो ये इनफ्लो से रिलेटेड हो गया ना, सब कुछ इनफ्लो आउटफ्लो से ही रिलेटेड है। इनफ्लो जो मैं लेके आया पैसा, मैं जो पैसा लेके आया कहां से लेके आऊं, इनफ्लो तो करवाऊं, कहां से करवाऊं, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है फर्स्ट। सेकंड, अमित भाई इनफ्लो के बाद आउटफ्लो ही तो बचता है, हाँ, तो वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, सारे पैसे खर्च थोड़ी कर देंगे, जो जरूरत के हैं वो तो खर्च करते हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट भी तो जरूरी है ना, इन्वेस्ट करोगे तो बढ़ोगे ना। मम्मी पापा से नहीं सुना क्या, पैसे इन्वेस्ट करके चलते हैं। ये वाली चीज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए, मेरे लिए, कंपनीज के लिए, दुनिया जहान में सबके लिए, पैसे इन्वेस्ट कहाँ करने हैं। पैसा मैं लेके आ गया, अब दूसरा इंपॉर्टेंट कामों से कहाँ इन्वेस्ट करूंगा मैं। इन्वेस्ट बोले तो देखो, अगर ये 100 रुपए है, मैंने इसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आज भी इस जेब में 100 रुपए पड़े, कल भी पड़े रहेंगे और पड़े ही रहेंगे, पर अगर मैंने इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो हो सकता है प्रॉफिट हो, मेरे पैसे बढ़ जाए, 100 के 150 हो जाए, 110 हो जाए। अरे जुआ नहीं खेल रहा जो 100 के 1000 बना दूंगा एक दिन में टेंशन मत लो। तो पैसे ऐसे बढ़ते हैं, उसको कहा जाता है इन्वेस्ट करना पैसे को। तो सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन है पैसा लाने के बाद पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है हाउ मच डिविडेंड टू पे टू शेयर होल्डर्स। इक्विटी वालों को, जिस जिस लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा है ना, अकाउंट्स वाले सर ने पढ़ाया होगा, सार्थक सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा ना, सर ने तो बहुत अच्छा ही पढ़ाया होगा यार, हम तो क्या सर के सामने, सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को हम डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड आता है ना अपना, डिविडेंड देते हैं। तो कंपनीज के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि मैं कितना डिविडेंड दूं। जरूरी थोड़ी अगर कंपनी ने 100 रुपए कमा लिए तो सारा का सारा ही बांट दो, अगर सारा बांटूंगी तो इन्वेस्ट कहां करूंगी भैया, इन्वेस्ट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए ये वाला पार्ट हमारा रिलेटेड हो गया इनफ्लो से कि पैसे आएंगे कहां पे, ये वाला पार्ट हमारा रिलेटेड हो गया आउटफ्लो से, पैसे रोकू कहां पे, इन्वेस्ट कहां करूं, और ये वाला पार्ट भी हमारा रिलेटेड हो गया आउटफ्लो से कि किसको कितना डिविडेंड देना है। समझ में आ गया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं फिर से निकालता हूं गांधी जी को, फिर से डिस्कस करते हैं अपन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस। फाइनेंस को जब मैं मैनेज करूंगा, और इसमें क्या चीज आती है, इसमें आती है इनफ्लो ऑफ द फंड, आउटफ्लो ऑफ द फंड। पैसे या तो आएंगे या तो जाएंगे। अब जल्दी से मेरे को बताओ इसमें 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन कौन से होंगे। सबसे पहला, पैसा लाऊं तो लाऊं कहां से, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिवेंचर वालों से, किससे लेके आऊं। दूसरा, पैसा इन्वेस्ट कहां करूं, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, कहां इन्वेस्ट करूं, वहां जहां फायदा मेरा ज्यादा हो, वहीं जहां कोई आता जाता नहीं, वहीं जहां पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा आता हो। समझ में आया। हाँ, और थर्ड, अगर पैसे हैं तो कितना डिविडेंड दूं भैया, सारा ही दे दूं, पैसा बांट दूं, या कुछ पैसा रोक के चलूं, क्या करूं। ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। तो समझ में आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अपन अच्छे तरीके से समझा। अब अगला 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 वेरियस सोर्सेज ऑफ द फंड्स। ये लो आ गया, अमित भाई ने अभी पढ़ाया, अब ये अपने को बता रहा है कि पैसे कहां कहां से उठा सकता हूं, किन लोगों से ला सकता हूं। या तो सबसे पहला ओनर के खुद के पैसे होंगे, जिसको अपन इक्विटी भी नाम देते हैं। अच्छा आप नहीं, रेड आ जाओ, जिसको हम इक्विटी भी नाम देते हैं, इक्विटी। दूसरा, या तो मैं कर्जे वालों से कर्जा लेके आऊं, जिसको बोलता हूं मैं डिवेंचर, या फिर लोन, या फिर बॉन्ड। ये हो गया। तीसरा, एंजल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट। ये जनरली दोनों मतलब कुछ स्टेजेस के बंदे होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये वो बंदे होते हैं जो जिनके पास ना बहुत सारे पैसे होते हैं। शार्क टैंक देखा है क्या, शार्क टैंक, वो बैठे रहते हैं ना वहां पे, अश्नील ग्रोवर, भाई क्या कर रहा है तू, तू कर क्या रहा है। और एक वो बैठे रहते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोट वाले, सीएमन,
ताली बजाया उनके लिए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर उन्होंने इतना अच्छा नाम किया, मतलब सीए फैटर्निटी का नाम इतना अच्छा बढ़ा है। बोट कंपनी बहुत ही प्यारी। तो वैसे पैसा नहीं दे रहे हो मेरे को प्रमोट करने का, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो देख के खुशी होती है अपने आप को। तो वो क्या बोलते हैं, अरे हम भी बना लेंगे, हम भी कर लेंगे। तो ये होते हैं एंजल फाइनेंसर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, जो किसी कंपनी को पैसा लगाते हैं। ठीक है, ये बंदे हो गए। और तीसरा, बैंक तो है ही भैया, रोज एडवर्टीजमेंट आती है, कॉल आता है क्या, सर हम 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या। वैसे ही बैंक वगैरह जो लोन दें वो वैसे ही लोन देने के लिए इंटरेस्ट, तो लोन भी देंगे। तो अपना इसी में अपन ने कन्वर्ट किया ना लोन वाला पार्ट। तो ये वाला हमारे पास चीज है, या तो इक्विटी से ले लूं, या डिबेंचर से ले लूं, या लोन से ले लूं। बेसिकली हमारे पास यही चीज है। ठीक है, डन। ये पढ़ा हमने कि पैसे कहां कहां से उठा सकते हैं, बहुत प्यारी सी चीज थी। अब पैसे जाएंगे कहां पे, पैसे इनफ्लो तो पढ़ लिया, गांधी जी हमारे पास उड़ते 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 आ तो गए। अब इसको इन्वेस्ट करना है ना, इसको खर्च करना है ना, कहां खर्च करूं, चलो देखते हैं। दो चीजें हैं, हमेशा समझ के चलना, हमेशा समझ के चलना। सार्थक सर ने आप लोगों को हमेशा बहुत प्यारे तरीके से बैलेंस शीट पढ़ाई होगी। सर ने मेरे को भी बैलेंस शीट पढ़ाई थी, मैं भी उनसे पढ़ा था, बहुत प्यारा पढ़ाते थे। बैलेंस शीट पढ़ाई होगी, तो बैलेंस शीट में ना कभी आपने देखा होगा हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, है ना। एक होता है करंट एसेट्स, एक होती है यहाँ पे करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे होता है हमारे पास इक्विटी, कैपिटल, प्रेफरेंस, डिवेंचर वगैरह, ये है ना। एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बेसिकली इतना समझ के चलते हैं। यहाँ पे कैपिटल, एक बहुत प्यारी सी मैंने छोटी सी बैलेंस शीट बना दी। अमित भाई आपने तो ये वाली बनाई, सार्थक सर तो हमें वैसी वाली सिखाते हैं ना। अरे यार सार्थक सर तो जो पढ़ाते हैं ना अकाउंट्स में, वो अकाउंट्स तक ही रखो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमित भाई पढ़ा रहे हो। जाओ मैं आप लोगों को एक फ्रीडम देता हूँ कि अपन यहाँ पे जब बैलेंस शीट बना के आएंगे ना, तो ऐसी बना के आएंगे, वैसी लंबी वाली नहीं बनानी। अब कंप्लेन मत कर देना मेरी सर को कि सर ऐसे ऐसे अमित भाई अपने को गलत गलत सिखा रहे थे। मैं नहीं बोलता, यहाँ पे आईसीआई बोलती है कि यहाँ पे हमें वैसी वाली बैलेंस शीट नहीं बनानी, शेड्यूल 3 वाली। यहाँ पे हम इस तरीके से टी वाली अपनी बैलेंस शीट बना के आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बैलेंस शीट में हमने क्या देखा, एक देखा फिक्स्ड एसेट्स, एक देखा करंट एसेट्स, एक देखा हमने यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, एक देखा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक देखा हमने यहाँ पे कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। तो पता है यहाँ पे ये जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का मतलब क्या है, लाइबिलिटी का मतलब जनरली, यहाँ पे मैं जनरल बता रहा हूँ, जनरल ओवरव्यू, सब में नहीं जा रहा। यहाँ पे जनरली वो होता है जो मैं पैसा लेके आया हुआ हूँ किसी से। ठीक है, या तो मैं इक्विटी वालों से लेके आया रहता हूँ, या किसी से लोन लिया रहता है, या मैं क्रेडिटर्स का पैसा मार के बैठा रहता हूँ। तब ना यहाँ पे क्रेडिटर्स खड़े रहते हैं कि उनको पैसा नहीं दिया है। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट में बोलूं, वो सारी चीजें आती हैं जहां पे मेरे से पैसा इनफ्लो हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एसेट्स, एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स, मशीन वगैरह मैंने परचेज करी होंगी। दूसरा यहाँ पे डेटर्स, जो मेरा पैसा लेके बैठा है, पैसा आया नहीं है, पैसा लेके बैठा है मेरा। मतलब यहाँ पे वो सारी चीजें हैं जो अपने को आउटफ्लो दर्शाती है कि मैंने खर्च कर दिए पैसे। ठीक है, समझ में आया, ये बेसिक वाली चीज समझ में आई। तो जब ये हमें आउटफ्लो दिखाता है ना, तो अब ये बताओ मैं फंड्स को कैसे कैसे यूज कर सकता हूं। ये वाली साइड तो अपनी इनफ्लो की हो गई, इसको तो हटा ही दो फिर एक बारी। इनफ्लो में चलो मैं बैलेंस शीट के हिसाब से आपको एक यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखा भी देता हूं। इनफ्लोज में हमने यहाँ पे बैलेंस शीट के इस पैगाम पे पढ़ा ना कि कैसे कैसे मैं पैसे लेके आ सकता हूँ, कैसे लेके आ सकता हूँ। या ओहो चल ले मेरे भाई, या तो मैं पैसे लेके आ सकता हूँ इक्विटी के थ्रू, या फिर मैं ला सकता हूँ प्रेफरेंस के थ्रू, या मैं ला सकता हूँ डिबेंचर के थ्रू, या फिर मैं ला सकता हूँ लोन के थ्रू। ये सारे तरीके हो गए। चलो इनफ्लोज वाला पंगा अपना इस साइड हो गया। दूसरा, अब यहां पे आता है जो पैसे ऊपर अपन लेके आए ना, उसको मैं खर्च कहां पे करूं, उसको मैं खर्च कहां पे करूं। तो कहां कहां खर्च कर सकता हूं, दो ही जगह तो कर सकता हूं। या तो मैं फिक्स्ड एसेट्स खरीद सकता हूं, आई एम सॉरी,
या फिर मैं करंट एसेट्स खरीद सकता हूं, है ना। तो ये देखो, सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स, जिसको अपन कैपेक्स भी बोलेंगे। कैपेक्स क्या, ये कैपेक्स ना जनरली जब अपन कंपनी में काम करते हैं ना, जैसे मैं गोल्डमैन में करता था, तो वहां ये टर्म्स सीखने को मिलते हैं, कैपेक्स, ओपेक्स, बिड़ो स्टाइलिश वाला। तो ये सारी चीजें ऐसे अपने को सीखने को मिलती है। तो कैपेक्स का सिंपल मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब अमित भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अकाउंट्स में जैसा अपन ने पढ़ा था ना, मोटा मोटी वैसा ही समझो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो अपन ने एक बार किया है, एक बार वन टाइम किया है, ठीक है, बार बार नहीं करना, और उससे मेरे इनकम जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे मेरे इनकम जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन फिक्स्ड एसेट्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मशीन, यार मैं जितनी अच्छी मशीन खरीदूंगा उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना सकता हूं ना, उतने ज्यादा अच्छे पैसे कमा सकता हूं ना अपन, ये है। तो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को पता है एक और चीज कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल को मैं या तो लिख सकता हूं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये तो सीखा होगा ना किसी ने, नहीं सीखा क्या, नहीं सीखा तो चलो अपन सिखा देते हैं। देखो कभी भी जिंदगी में सबसे पहले और सबसे छोटा और सबसे प्यारा फॉर्मूला मैं सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले कोई पूछे कि वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, तो एक कंपनी को रोजमर्रा के खर्चे, यार मशीन तो एक बार खरीदी गई, रोज कुछ छोटे छोटे खर्चे होते होंगे ना, यार आज ये रिपेयर करवाना, आज वो करवाना, छोटा सा इधर खर्चा उधर खर्चा है। रोजमर्रा के खर्चे करने के लिए, एक सेकेंड आप आ जाओ यहाँ पे। रोजमर्रा के खर्चे करने के लिए कंपनी को जो पैसे रिक्वायर्ड होते हैं ना, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब रोज के खर्चे करने के लिए अपन को जितने पैसे चाहिए। ये कैसे डिनोट करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। समझ में आया। और इसी को हमारी बढ़िया कॉर्पोरेट वाली भाषा में बोला जाता है ओपेक्स। क्या बोला अमित भाई, ओपेक्स। आई शाबाश, कैपेक्स ओपेक्स, कैपेक्स ओपेक्स। ओपेक्स बोले तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्चे जो मुझे डेली बेसिस पे कंपनी को रिक्वायर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर या फिर ओपेक्स या फिर वर्किंग कैपिटल। तो कंपनी खर्चे कहां करेगी, या तो कोई मशीन खरीद लेगी या फिर रोजमर्रा के काम में खर्चे कर देगी। तो खर्चा आउटफ्लो कहां हो सकता है, या तो फिक्स्ड एसेट्स में या वर्किंग कैपिटल में। समझ में आया। चलिए अब तीसरा हमारे पास एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन आ रहा है। डिफरेंशिएशन किस चीज का, डिफरेंशिएशन इस चीज का कि हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। याद है अपन ने अभी एक लेक्चर डाला है कॉस्ट का, जिसने नहीं देखा एक बार प्यार से जाके देख लो ना, अमित भाई ने तो पढ़ाया है प्यारा सा, वो भी तो सेकंड ग्रुप का पेपर 4 ही है ना। चलो, तो उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सिमिलरली सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। अकाउंटिंग का पता है क्या काम होता है, अकाउंट्स वालों का क्या काम है, अकाउंट्स वालों का काम है सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और एक सही फॉर्मेट में रखना। क्या हमने अकाउंट्स में आज तक यही काम किया है क्या? जब भी आपने अकाउंट्स बनाया है, हमारे पास तितर बितर इधर उधर इंफॉर्मेशन दी रहती है और अपन उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में सजा के रख के प्यारी सी रिपोर्ट्स बनाते हैं ना। तो अकाउंटिंग का काम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम सिर्फ एक है। एक सेकेंड, यहां पे हल्की सी मिस्टेक, प्रॉम्प्ट कलेक्शन, कलेक्ट कर लो, रिकॉर्ड कर लो और प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स, इन सब की जो इंफॉर्मेशन है ना, कि मेरे पास मशीन कितनी है, डेटर कितना है, क्रेडिटर कितना है, कैश कितना है, बैंक कितना है, इक्विटी कितना है, कैपिटल कितना है, लोन कितना है, ये सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंस। पता है अपन हर एक टर्म को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, उसको इकट्ठा करके सजा के रख लेना का काम ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता है सेम एज कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब इस इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन का यूज करके जब मैं अपने फाइनेंस को मैनेज करता हूं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आया। uses the information prepared by financial accounting department to take the informed decision regarding investing, raising funds, paying dividend, focus on
मोर ऑन एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ द फंड्स। सिंपल समझ में आया? मतलब जब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वालों ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, फॉर एग्जांपल मान लो इकट्ठा करके एक ऐसे पैड में, मान लो एक ऐसे फॉर्मेट में अपना बना के रख लिया, तो अपना काम है अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके, ओ तेरी ये तो गड़बड़ होगी, हाँ ये लो सब गड़बड़ ठीक हो जाएगी। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मेरे को अब डिसीजन लेने हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कैसे कैसे डिसीजन? वही अपने 3 वाले डिसीजन ना, पैसा कहाँ से उठाऊं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं, डिविडेंड कितना दूं, ये वाले डिसीजन मैं ऐसे लेता हूं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फाइनेंस को मैनेज करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आया? ये बेसिक डिफरेंस अपने को समझ में आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बहुत 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 ज्यादा अच्छे, क्योंकि अब मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ। सार्थक सर को मत बोलना, डांट देंगे मेरे को, बोलेंगे सर आप अकाउंट्स पढ़ाओगे तो मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? नहीं, अपन यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं जिसमें आपको बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अमित भाई के तरीके से, वो अकाउंटिंग वाले तरीके से नहीं, हमारे प्यारे तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे कैसे हमारा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। ये रही हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बहुत ही प्यारे तरीके से बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपको कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले लिख दो सेल्स। सबसे पहले इनकम लिखेंगे और फिर खर्चा करते 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 नीचे तक आ जाएंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ना, हमें हर एक चैप्टर में काम आएगा, हर एक चैप्टर में काम आएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। P&L स्टेटमेंट। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमने कितना सेल्स किया, ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम हो गई ना, इनकम। अब खर्चे माइनस करता हुआ चलूंगा, मेरी सेल्स आ गई यहाँ पे, हाँ रिकॉर्डिंग परफेक्ट हो रही है, मेरी सेल्स आ गई यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहला काम कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, या फिर पता है क्या, यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस भी माइनस कर सकते हैं अपन। वेरिएबल, सही से लिख देता हूँ इसको, वेरिएबल एक्सपेंस। एक काम करता हूं मैं, एक ना आपको यहाँ पे बगल में एक और भी फॉर्मेट दिखा ही देता हूं जो हम यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, माइनस करेंगे वेरिएबल एक्सपेंस। कभी कभी इन दोनों में से कोई एक यूज करना होगा, मैं आपको बता दूंगा कब। जो हमारे पास पता है हमें क्या देगा, देगा हमारे पास हमें कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करूंगा मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, जो देगा मुझे प्रॉफिट। भाई अपन बेसिकली यहीं पे पहुंच गए वापस से। ठीक है, तो या तो ये यूज करना होगा या फिर ये वाला, दोनों में से जो यूज करना होगा अपन देख लेंगे वहां पे। तो सबसे पहले इनकम जो हमारी सेल्स हुई, उसके बाद अपन ने उसमें से माइनस किया कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड करती है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो कंपनी को चलाने के जो भी खर्चे हैं ना, वो वाले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास आता है मेकिंग प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को जो खर्चे लगे वो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जितना भी हमारा इसके अलावा रोजमर्रा का खर्चा है ना, जैसे एडमिन का खर्चा हो गया ऑफिस वालों का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया, वो सारे खर्चे यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एडमिन का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो खर्चे यहां आ गए। वो करते ही ये जो हमारे पास प्रॉफिट आया है ना, इसी प्रॉफिट को मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रॉफिट, या फिर फाइनली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये चीज हमेशा याद रखना, यहां हम प्रॉफिट को बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ में आया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पे देखो, अब आप बोलोगे अमित भाई ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो, क्या मैं प्रॉफिट को ये बोल सकता हूं मैंने इतना कमाया, मैंने इतना अर्न किया? हाँ अमित भाई बोल सकते हैं, पर अभी तक मैंने इंटरेस्ट और टैक्स तो माइनस नहीं किया है ना, सब कुछ माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन सब कुछ माइनस कर दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन सब कुछ माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या मैं ये नहीं बोल सकता दिस इज माई अर्निंग बट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? ये दोनों अभी तक मैंने माइनस नहीं किया है,
ये क्यों माइनस नहीं किया मैंने? क्योंकि फाइनेंस में सब तरह के लोगों को क्या क्या पेमेंट करी है ना मैंने, वो दिखाने के लिए मुझे अलग से ये फॉर्मेट बनाना पड़ता है। कैसा फॉर्मेट? ये देखो, इंपॉर्टेंट चीजें 3 समझ लेना। क्या समझ लेना? जो 3 बंदे थे ना अपने, कौन कौन से? एक तो इक्विटी वाले मालिक, एक प्रेफरेंस वाले हमारे मिक्स्ड आदमी, दूसरा हमारा डिबेंचर। इक्विटी वालों को हम क्या देते हैं? आपने क्या पढ़ा है हमेशा से? इन भाई साहब को हम डिविडेंड देके चुप करवाते हैं। क्या ये डिविडेंड कंपलसरी होता है? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं होता। प्रेफरेंस वालों, इनको भी हम डिविडेंड देते हैं, ये कंपलसरी होता है? ऑलमोस्ट कंपलसरी होता है। और डिबेंचर वालों को, इनको हम इंटरेस्ट देते हैं। तो इसको क्या मैं प्रेफरेंस डिविडेंड और इसको मैं इक्विटी डिविडेंड लिख दूं? ऑब्वियसली लिख सकता हूं। चल अब देखते हैं। तो अब समझ में आएगा इंटरेस्ट मैंने क्यों नहीं माइनस किया था। यहां पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, हाँ आ गया, जिसको मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब एक एक करके अपने को पता चलता जाएगा कि मैंने किसको क्या दिया है। ये दिखाने के लिए ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनाया। सबसे पहले ये वाली, या एक काम करो यहां पे एक और चीज लिख लो, 1 2 3। सबसे पहले डिबेंचर को पैसे देना, उसके बाद प्रेफरेंस वाले को देना, उसके बाद इक्विटी वाले को देना। समझ में आया? देखते हैं कैसे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया था, सबसे पहले डिबेंचर वाले को दो। क्या देंगे? इंटरेस्ट देके भगा दिया अपन ने। इंटरेस्ट ले, भाग ले, यहां से भाग गया। अब आएगा मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर टैक्स की पेमेंट कर दो गवर्नमेंट को। तो एक काम करो, यहां पे एक और चीज भी लिखी लो, अच्छे से लिख लेते इसको अपन। ये हमारी हो गई इक्विटी, ये हमारा हो गया प्रेफरेंस, बीच में आके खड़ी हो जाएगी गवर्नमेंट, और ये हो जाएगा डिबेंचर। किसको क्या देते हैं? इन भाई साहब को, इनसे कोई पैसे नहीं लेके आ रहे, ये बीच में आके खड़े हो गए बस दीवार की तरह। इनको हम दे रहे हैं इक्विटी डिविडेंड, इनको हम दे रहे हैं प्रेफरेंस वाला डिविडेंड, इनको हम दे रहे हैं टैक्स, और इनको दे रहे हैं इंटरेस्ट। प्रेफरेंस कैसी कैसी? सबसे पहले इंटरेस्ट की पेमेंट करना, उसके बाद टैक्स को देना, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड देना, उसके बाद इक्विटी डिविडेंड देना। याद रहेगा ये फॉर्मेट? कभी भी भूलोगे कभी भी मत भूलना। भूलोगे कैसे? हम भूलने देंगे तब तो भूलोगे ना। इतनी बार रिवाइज करवा देंगे हम तुम्हें, इतनी बार रिवाइज करवाएंगे, इतनी बार रिवाइज कराएंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि भूलने तो भूले कैसे। बहुत बुरी एक्टिंग है ना, सॉरी है, गुस्सा मत करना। ये लो, ये हमारा प्यारा सा डब्बा बन गया। ये बना के रखना चाहो ना। चलो मैं एक काम करता हूं, इस पूरी बैच में ना हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा एक 3 4 पन्ने सेपरेट रखो, उसमें लिखते हुए चलना, क्योंकि ये चीजें पूरी एफएम में काम आने वाली है, पूरी एफएम में। तो ये हमारा वैसा सबसे पहला कंसेप्ट है, ये सबसे पहला वैसा कंसेप्ट है जो पूरी एफएम में काम आएगा। तो इसको ना या तो मिडिल कॉपी के, या कॉपी के लास्ट में, या शुरू में 3 पन्ने ऐसे रखना। 3 पन्ने, अगर मेरे नोट्स में नहीं है तो 3 पन्ने चिपका दो। 3 पन्ने ऐसे जहां पे हम ऐसे कंसेप्ट लिखेंगे जो पूरी एफएम में काम आते हैं। ये पहला वैसा कंसेप्ट है। समझ में आ गया कि किसको क्या देते हैं और किस प्रेफरेंस में देते हैं। डन। चलो अब इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया मैंने, भगा दिया। अगला कौन आएगा? गवर्नमेंट, उसको क्या दूंगा मैं? टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स वालों को टैक्स दे दिया। इसके बाद मेरा बच जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बच गई, ठीक है। अब क्या देना है? डिविडेंड देना है प्रेफरेंस वालों को। तो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देके भगा दो, भगा दिया। अब क्या बच जाएगा? अब जो पैसा बचा ना, जितना पैसा बचा, सारा पैसा है इक्विटी वालों का, इक्विटी वालों का। तो पैसा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये हमारे पास अर्निंग्स बचती है। लास्ट में अगर इक्विटी वालों को कुछ डिविडेंड दिया तो ठीक है, वरना सारा का सारा मैंने रिटेन कर लिया। समझ में आया? समझ में आया? डिविडेंड दिया तो दिया, ये कंपलसरी नहीं होता ना, नहीं,
दिया तो दिया वरना सारा मेरा रिटेन हो गया। अब एक बार अपन फिर से फॉर्मेट देखेंगे, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग मेरे को बताओगे, सबसे पहले अपनी सेल्स आई मेरे साथ साथ, मैं चाहता हूं सब लोग मेरे साथ साथ बोलो। हाँ अमित भाई चलो, सबसे पहले सेल्स आई, हाँ उसमें से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया। हाँ अमित भाई अपन ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया। वो करते ही मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक नॉर्मल सा प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल सा प्रॉफिट आ गया ना, हाँ उसमें से मैंने क्या माइनस किया, उसमें से मैंने माइनस किया अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस। ऑपरेशनल एक्सपेंस, ऑपरेशनल एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस, ये वाला मेरा किससे रिलेटेड था, ये वाला मेरा रिलेटेड था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, जो मेरे को सामान बनाने के लिए खर्चा चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ये वाला जो मेरा बाकी खर्चा है, रोज के एक्स्ट्रा खर्चे, ठीक है, ये मेरा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आ गया, जैसे एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये वाले डन। चलो ये करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, ये करते ही मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब मेरे को ऑपरेशंस से कितना प्रॉफिट कमाया, मतलब मैंने अपना सामान बेच बाच के धंधा करके कितना पैसा कमाया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं क्या लिखता हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। याद आया ना, क्योंकि मैंने अभी तक इंटरेस्ट और टैक्स पे नहीं किया है। अब आ जाओ भैया अपने वाले पे, किस पे, जो अपन ने सीखा था। सबसे पहले किसको दूंगा मैं दूंगा डिवेंचर वालों को। क्या दूंगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देके भगा दो उनको। क्या बच जाएगा, अपने पास बच जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अभी तक टैक्स नहीं दिया मैंने, अब क्या दूं, गवर्नमेंट को जल्दी से टैक्स देके भगा दो। अरे हाँ भगा दो मतलब साइड कर दो, गवर्नमेंट अपनी है भैया, प्यारी है, बहुत प्यारी गवर्नमेंट अपनी। ये आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया। उसके बाद मैं क्या दूंगा, जल्दी से बताओ मेरे को, प्रेफरेंस के बाद कौन बचता है, ये बचता है अपने पास अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये सारी की सारी इक्विटी वालों की है। अब इक्विटी डिविडेंड देने का मन है तो दो, वरना मत दो। और सारा का सारा जो मेरे पास बच जाएगा उसको मैं बोलूंगा रिटेन्ड अर्निंग्स। इस तरह से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा खत्म होता है। ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। समझ में आया, जिसमें से यहां से, ये तो बेसिकली था सबसे पहले कॉस्ट माइनस करी। देखो कैसे बनाया, मैंने सेल्स उठाया, ठीक है, सबसे पहले जो सामान बनाने का खर्चा था वो माइनस किया, उसके बाद रोजमर्रा के खर्चे माइनस कर दिए, ठीक। अब आ जाओ जिसको जो पैसा देके भगाना था, कैसे भगाया, पहले इंटरेस्ट दिया, भगा दिया, टैक्स दिया, भगा दिया, प्रेफरेंस दिया, भगा दिया, बचा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसको डिविडेंड दिया तो दिया, वरना छोड़ दिया, बचा अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। हर चैप्टर में ऑलमोस्ट यही देखने को मिलेगा और यही बना के आएंगे अपन। समझ में आ गया, बहुत 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 अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। ये हमारी जड़ है, बेस है, एफएम, पूरे एफएम का बेस है। और मैं गारंटी देता हूं, लो यहां भी लो, अमित शर्मा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि हर एक चैप्टर में मैं कहीं ना कहीं से इस प्रॉफिट एंड लॉस को खींच के ले ही आऊंगा आप लोग को समझाने के लिए। इसीलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास बैलेंस शीट। अमित भैया बैलेंस शीट तो आती है ना अपने को, अपन ने अभी सीखी, कैसे, चलो मेरे को बना के दिखाओ जल्दी से। बैलेंस शीट में इस साइड तो अमित भाई अपना आउटफ्लो वाली सारी चीजें आएंगी। आउटफ्लो वाली सारी चीजें बोले तो मेरा सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स आएगा, उसके बाद करंट एसेट्स आएगा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा अमित भाई, करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाएगी, लाइबिलिटीज लिख देता हूं मैं। और यहां पे आ जाएगा मेरा इक्विटी, डिवेंचर और प्रेफरेंस है। देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल आया, आया, प्रेफरेंस आया, आया, डिवेंचर आया, आया, लोन्स आए, आए। मैंने बोला ना लोन और डिवेंचर दोनों एक ही घर के भाई भाई हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स आए, क्रेडिटर्स कौन है मेरा, करंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ आउटस्टैंडिंग होता है तो भी इस साइड डालते हैं ना, हाँ डालते हैं। कोई एडवांस इनकम आ गई, ये भी तो मेरी लाइबिलिटी है ना, हाँ वो भी इस साइड डालते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब पता है क्या है, लाइबिलिटी का मतलब या तो मैंने किसी से पैसे उठाए हैं,
या किसी को पैसे देने का बोझ मेरे सर के ऊपर है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी साइड। मतलब सुनो, फिर से सुन लो, हमेशा ऐसे ही समझना, या तो मैंने किसी से पैसे उठाए हैं या किसी को पैसे देने का बोझ मेरे सर के ऊपर है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। ये देखो, मैंने इक्विटी के पैसे उठाए, प्रेफरेंस वालों के उठाए, डिवेंचर के उठाए, लोन के उठाए, क्रेडिटर को पैसे देने का बोझ है मेरे सर पे, किसी को और एक्सपेंसेस देने का बोझ है मेरे सर पे, किसी की मैंने इनकम एडवांस ले ली है, मैंने एडवांस इनकम ली तो काम करने का बोझ है मेरे सर पे। इन सबको मिला के अपन बोलते हैं लाइबिलिटी साइड। समझ में आ गया? अब एसेट साइड, एसेट साइड मतलब मैंने अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं या कहीं से पैसे आने हैं। देखो, मैंने फिक्स एसेट्स खरीद लिए, प्लांट मशीन फर्नीचर कुछ भी फिक्स एसेट्स खरीद लिया। दूसरा करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, मेरे पास मेरा स्टॉक बचा है, डेटर से पैसे आने हैं, कैश एंड बैंक, मेरे पास कैश पड़े हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये क्या है ना, मैंने पहले ही कोई खर्चे कर दिए हैं, एडवांस में खर्चे कर दिए। एडवांस की इनकम अगर इस साइड आई तो एडवांस के खर्चे, मेरा फायदा ही है ना कि फायदा बाद में मिलेगा, लेकिन खर्चे पहले ही कर दिए तो मेरा एसेट हो गया। एडवांस पेमेंट, अक्रूड इनकम, मतलब मेरी इनकम अभी आनी बाकी है, पैसे आने बाकी हैं, वो इस साइड आ जाएंगे। समझ में आ गया क्या? लाइबिलिटी साइड में अगर मैंने पैसे उठाए हैं, किसी से पैसे लिए हैं या अभी तक किसी को पैसे देने बाकी हैं, समझ में आया, वो लाइबिलिटी साइड। और एसेट साइड में अगर मैंने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हैं या कहीं से पैसे आने वाले हैं, वो मेरा एसेट साइड बन जाएगा। कभी भी दिक्कत करोगे, कभी भी कंफ्यूज करोगे, मैंने बैलेंस शीट बनाने का तरीका बता दिया, क्योंकि कभी कोई कॉम्प्लेक्स टर्म आया या बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम नहीं रट पाए, मेरे को यहाँ पे फॉर्मेट रटवाना ही नहीं है आपको, अमित भाई अपनी तरीके से बैलेंस शीट बनवाएगा। हाँ, सार्थक सर को मत बोलना मैं अपने तरीके से बैलेंस शीट बनवाऊंगा और उसमें बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे, सॉल्व करके आएंगे मस्त तरीके से। तो बैलेंस शीट समझ में आ गई ना? ये अपन ने पूरा इंट्रो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक खत्म किया है पूरा अच्छे से। इसमें 3 मेन चीजें हमने देखी है बस अभी तक। मैं आपको 3 चीजें बता देता हूँ कौन कौन सी देखी। फिर से मैंने ये समझा कहाँ कहाँ से पैसे मैं उठा सकता हूँ, कहाँ से, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिवेंचर या लोन से उठा सकता हूँ। डन। उनसे पैसे उठाता हूं ना तो उनको कुछ देना भी पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस को डिविडेंड, डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट। किस 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 सीक्वेंस में देना पड़ता है, वो सीक्वेंस भी मैंने सीख ली। डन। इससे मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना सकता हूं। कैसे? सबसे पहले सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। उसके बाद मैं माइनस करूंगा ऑपरेशन वाले अपने जितने ऑपरेटिंग खर्चे हैं, दे देगा मेरे को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सबसे पहले इंटरेस्ट वालों को इंटरेस्ट देके भगाओ यहां से। डन। उसके बाद टैक्स वालों को टैक्स दे दो गवर्नमेंट को। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो। उसके बाद बचेगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स और नॉर्मल डिविडेंड, अगर देना है तो दो वरना मत दो। बचेगा हमारे पास लास्ट में रिटेन्ड अर्निंग्स। डन। और उसके बाद हमने सीखा लास्ट में बैलेंस शीट। इस साइड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन सी? या तो मैंने पैसे उठाए हैं उससे, क्या पैसे उठाए हैं या पैसा उसको देना है अभी तक। डन। और एसेट साइड, या तो पैसे इन्वेस्ट किए हैं या पैसे मिलने वाले हैं, ये मेरा एसेट साइड बन जाएगा। समझ में आया? बहुत बेसिक तरीके से। चलिए, बहुत 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 अच्छे। अपने पास अपना ये लेक्चर अराउंड 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट के आसपास का कुछ हो गया है। तो अब इंट्रो तो खत्म करी अपन ने, पूरी की पूरी इंट्रो खत्म करी, जिसमें हमने ये देखा कि हमारा फाइनेंस में क्या क्या चीजें कैसे कैसे आने वाली हैं और इसी से हमारा सारा बेस बनने वाला है। अब अपन, अब चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, अपन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इसके बाद अपन आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अमित भाई आपने अभी बोला था अपन दोस्ती यारी करेंगे, चीटिंग करते हो यार। थोड़ी सी चीटिंग तो बनती है ना, अपन सीए कर रहे हैं, थोड़ा सा चीटिंग चलता है। एकदम थोड़ा सा, ज्यादा हैवी नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक ही पढ़ाऊंगा। उसमें अपन सीखेंगे पहला चैप्टर। तो यहां तक हमारा पूरा का पूरा इंट्रो। आज हमने देखा हमारी बैच की डिटेल्स, मेरे बारे में, आपके बारे में कि आप अपनी डिटेल्स मेरे को भेजने वाले हो, और हमने बेसिक इंट्रो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा यहाँ तक। और अगर पसंद आया है ना तो प्लीज जो मैंने आपको बोला है नंबर पे, आप मेरे को पिंग करो कि अमित भाई यहाँ तक का लेक्चर, वो गांधी जी वाला एग्जाम्पल अपने को अच्छे से समझ में आया है। अगर ये समझ में आया है ना तो बिलीव मी गाइस, मार्क माय वर्ड्स, चलो मैं फिर से साइन करके देता हूँ,
अमित शर्मा। आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ में आने वाली है। सॉरी, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा और अपन पूरा सिलेबस इसी तरीके से, इसी प्यार मोहब्बत से, इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी एक्शंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ पूरा खत्म करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए अपने लिए 5 मिनट का ब्रेक। ओके, थैंक यू।